मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, जिनमें कुल 7 देश हैं, इसीलिए इसे G7 कहते हैं। इनमें कौन से देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी इसका हिस्सा है, जबकि भारत को वर्ष 2019 से लगातार इस सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। G7 का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसमें कुल मिलाकर 2 सत्र होते हैं। इनमें पहला सत्र है कोर समिट और दूसरा है आउटरीच सेशन। कोर समिट में उन 7 देशों और यूरोपीय यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं जो इस संगठन के स्थायी सदस्य हैं, जबकि आउटरीच सेशन में अतिथि देशों को आमंत्रित किया जाता है जो स्पेशल गेस्ट होते हैं। जैसे भारत एक स्पेशल गेस्ट है, खास मेहमान, तो भारत दूसरे सेशन में पार्टिसिपेट करेगा। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है अभी तक, इसलिए भारत इसके आउटरीच सेशन में विशेष आमंत्रण पर हिस्सा लेता है। इस बार यह सत्र इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। और ये देश भी G7 के स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इन्हें इस समिट की मेजबानी करने वाले देश कनाडा ने खास तौर से आमंत्रित किया है। इन देशों के अलावा कुछ संगठन भी हैं, जैसे नेटो, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी G7 के इस आउटरीच सेशन में विशेष अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी होता है कि इस तरह के सम्मेलन आखिर क्यों कराए जाते हैं और इससे क्या हासिल होता है। तो आसान भाषा में सम्मेलन का पूरा कॉन्सेप्ट है आपसी मुद्दों पर चर्चा करना और नई नई चुनौतियों पर नई नीतियां बनाना। जिस तरह हमारे देश में कुछ गांव मिलकर अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा की चुनौतियों के लिए महापंचायत करते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया के ये कुछ बड़े बड़े देश भी साल भर में एक बार अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यहां मिलकर नई नीतियां बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की महापंचायत है। इनमें भी आर्थिक पहलू जो है उन्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसका कारण यह है कि संगठन का निर्माण ही आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुआ था। यानी इसमें भी अर्थशास्त्र छाया हुआ है, अर्थव्यवस्था छाई हुई है, पैसा छाया हुआ है। अक्टूबर 1973 में रमजान के महीने के दौरान इजराइल और अरब देशों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे रमजान युद्ध भी कहते हैं। यह भी दिलचस्प बात है कि अभी भी उस समय के बाद आज भी इजराइल एक युद्ध लड़ रहा है ईरान के खिलाफ, लेकिन उस समय भी इजराइल युद्ध लड़ रहा था। इस युद्ध में अमेरिका और ज्यादातर पश्चिमी देशों ने इजराइल का साथ दिया था, समर्थन दिया था, और इससे नाराज होकर मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को कच्चे तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। यह उस वक्त का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस था, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी आर्थिक संकट में डाल दिया था। और बाद में इन्हीं गैर वामपंथी देशों को पहले G6 और बाद में फिर G7 कहा गया। तो पहले ये 6 देश आपस में मिले और ऑयल क्राइसिस हो गया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों ने तेल देना बंद कर दिया था और ये सारे देश तेल के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर उस समय आश्रित थे। तो पहले 6 देशों ने यह संगठन बनाया G6, फिर इसमें नया देश जुड़ा और फिर यह कहलाया G7 और 7वें देश के तौर पर वर्ष 1976 में कनाडा की एंट्री हुई और आज यही कनाडा इस सम्मेलन की 7वीं बार मेजबानी कर रहा है। कि जब यह संगठन स्थापित हुआ उस वक्त ये 7 देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हुआ करते थे। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, पैसे वाले, अमीर और विकसित देश थे। वर्ष 1970 में पूरी दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा थी। फिर 1975 में यह बढ़कर 63% हुई, 1985 में बढ़कर 65% हो गई और 1995 में पूरी दुनिया की 66% अर्थव्यवस्था सिर्फ इन 7 देशों की जेब में थी, इन 7 देशों के पास थी। और उस जमाने में G7 वाकई में पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संगठन हुआ करता था। पूरी दुनिया का एजेंडा यह तय करते थे, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और पैसे वाले देश थे। लेकिन आज के समय में अब यह कहानी बदल चुकी है और G7 आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं रहा जितना किसी जमाने में था। आज से 30 वर्ष पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में G7 देशों की जो हिस्सेदारी 66% हुआ करती थी, आज वो सिर्फ 29% रह गई है। देखिए कहां से कहां गई है इस अपनी स्क्रीन पर। 66% से 29% पर इनकी हिस्सेदारी आ चुकी है। आज G7 के स्थायी देशों में 2 देश ऐसे हैं जो दुनिया की पहली 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बाहर हो चुके हैं। इनमें इटली अब 8वें नंबर पर है और कनाडा 9वें नंबर पर है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो इन्हें G7 में होना ही नहीं चाहिए, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है और भारत आज चौथे स्थान पर है और ये दोनों ही G7 का हिस्सा नहीं है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन G7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है।
आज भी मेहमान के तौर पर, स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, जिसे अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े देश हैं आबादी के हिसाब से, और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 में अगर हम नहीं होंगे तो कौन होगा? कहने